हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IFRS के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको IFRS के बारे में बताया था और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम भी बताए थे। आज हम डिस्कस करते हैं इसकी डिटेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि ये एक तरह का बैलेंस शीट ही है। बैलेंस शीट में भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, एक एसेट दूसरी है लायबिलिटी। चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट। एसेट का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्रोल में है एंटरप्राइज के। वो रिसोर्सेज कब आए थे? पास्ट इवेंट्स और ऑपरेशंस की वजह से आए थे। और ये रिसोर्सेज कंट्रोल में क्यों है एंटरप्राइज के? क्योंकि एंटरप्राइज को लगता है कि इससे उन्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होने वाले हैं। तो सीधी भाषा में बताऊँ तो एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? मान लो कि हमने लैंड ली और उस पर फैक्ट्री बनाई है, तो लैंड से हम एक फैक्ट्री बना के हमारा ऑपरेशंस करते हैं, प्लस वो लैंड की वजह से शायद उसमें एप्रिसिएशन आ जाए आफ्टर 10-15 ईयर्स, तो उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी एक तरह का एंटोनिम है एसेट का, यानी कि ऑपोजिट वर्ड है। अगर इसमें रिसोर्सेज हम कंट्रोल करते थे तो इसमें हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हमें किसी को फ्यूचर में पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमने उनके साथ पास्ट इवेंट्स या ऑपरेशंस किए थे जिसकी वजह से हमें रिसोर्सेज का आउटफ्लो होने वाला है इन फ्यूचर। सर एक एग्ज़ाम्पल बताइए। जैसे यहाँ पे मैंने लैंड का एग्ज़ाम्पल दिया, यहाँ पे आप ले सकते हो एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स हमें आज तो बहुत सारी रॉ मटेरियल्स देते हैं क्रेडिट पे, उधार पे, पर फ्यूचर में हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, जिसका हमने अभी देखा है व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट एंड व्हाट इज़ अ लायबिलिटी। अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो एक ही चीज़ बचती है, उसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, यानी कि ओनर्स का पैसा। दिस इज़ द रियल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर शेयर होल्डर्स को जानना है कि कितने पैसे हैं उनके बिजनेस में या उनका कितना स्टेक है, तो उन्हें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ कर देनी चाहिए, तो उन्हें पता चल जाएगा इक्विटी। पर यहाँ पे स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी कि लास्ट ईयर इक्विटी कौन सी थी और इस साल इक्विटी कितनी है। मान लो लास्ट ईयर इक्विटी थी 1 लाख और इस बार है 1,50,000, यानी कि इंक्रीज हुआ है 50,000 का इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये नया स्टेटमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू दूसरा एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब होता है हमें फ़ायदा हो रहा है इस साल, पर पैसे ये साल भी मिल सकते हैं, फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, इस साल का खर्चा, पर पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं या ये साल भी हम कर सकते हैं या ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर में कर लिया होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 2 एलिमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही पता चल गया, डील्स विथ कैश, कितना पैसा फर्म में आया कितना पैसा गया। पर इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि एंटरप्राइज का जो मेन बिजनेस है उसमें कितने पैसे आए और कितने पैसे गए।
नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। जो एंटरप्राइज का मेन बिजनेस नहीं है फिर भी एंटरप्राइज ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स किया है। मान लो एंटरप्राइज का मेन बिजनेस है ग्रॉसरी स्टोर्स और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं लैंड में, शेयर मार्केट में, तो ये सब हो गया उनका इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। जब भी हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसे एंटरप्राइज को मिलने वाले अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है फाइनेंस के लिए, या तो शेयर मार्केट में शेयर्स इश्यू करवा सकते हैं, या डिबेंचर्स इश्यू करवा सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स, या तो वो लोन भी ले सकते हैं बैंक से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। इसका मतलब होता है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की है। सर ये पॉलिसी क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है जिसमें अकाउंट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, 2 या 3 ऑप्शंस देता है, इसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो उसके 2 एग्जांपल्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें से एंटरप्राइज कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकता है, पर उसको मेंशन करना पड़ेगा नोट्स में कि उसने कौन सा मेथड फॉलो किया है, ताकि यूज़र्स को पता रहे कि हाँ एंटरप्राइज ने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए SLM मेथड फॉलो किया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अगर आपने फॉलो नहीं किए, मैं वापस बोलता हूँ, अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो नहीं किए तो ही यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में दैट वी हैव नॉट फॉलोड। अदरवाइज़ आप अगर फॉलो करते हो तो इसे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़र्स के जहन में होगा कि एंटरप्राइज ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ऑन एन एनुअल बेसिस हर बार फॉलो करती है। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ जो क्लास 11th में है, जिसने कॉमर्स ऑप्ट किया है। फ़िलहाल आज के लिए बाय।